हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सीरीज लेकर आए हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पुस्तक अति महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक यूजीसी नेट, जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, जेट, जेटेट आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। आज से हम रामचंद्र शुक्ल जी का ही सीरीज इस चैनल पर चलाएंगे जिसका नाम है गणेश टीचिंग एकेडमी। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। आज का टॉपिक का नाम है आधुनिक काल गद्यखंड। देखते हैं आगे क्या क्या इसमें दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। प्रकरण 1, सामान्य परिचय गद्य विकास। प्रकरण 1 में आधुनिक काल से पहले गद्य पर शुक्ल जी द्वारा विचार किया गया। पूर्व आधुनिक गद्य के मुख्य दो रूप मिलते थे, ब्रज भाषा गद्य एवं खड़ी बोली गद्य। खड़ी बोली गद्य का विवेचन करने के क्रम में खड़ी बोली के विकास पर विचार करते हुए उन्होंने अंग्रेजी के शिक्षा नीति एवं शिक्षा की भाषा, अदालत की भाषा, पत्रकारिता और हिंदी उर्दू विवाद को प्रस्तुत किया। आगे हम देखते हैं। आधुनिक काल तक साहित्य की मुख्य भाषा ब्रज भाषा रही थी, तो ऐसे में गद्य की पुरानी रचनाओं ब्रज भाषा में होना स्वाभाविक ही था। गद्य की रचनाएं संख्या में कम ही रही थी। शुक्ल जी ने ब्रज भाषा गद्य का विवेचन रचनाकारों के माध्यम से इस क्रम में किया है। पहला विठलनाथ नाभादास जी, वैकुंठ मणि शुक्ल और सुरती मिश्र। ब्रजभाषा गद्य का आरंभिक रूप नाथ पंथ से संबंधित ग्रंथ संवत 1343 ईस्वी के आसपास मिलता है। तत्पश्चात मुख्य रूप से ब्रजभाषा गद्य का संबंध भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति शाखा से रहा। कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े गद्य ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े गद्य ग्रंथों में मुख्य विठलनाथ कृत, श्रृंगार रस मंडन, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। प्रथम पुस्तक के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने सिर्फ इतना ही लिखा कि यह गद्य अपरिमार्जित और अव्यवस्थित है। वल्लभ संप्रदाय में प्रचलित वार्ताओं में वैष्णव भक्तों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई है। इन वार्ताओं की कथाएं बोलचाल की ब्रज भाषा में लिखी गई। इसमें कहीं कहीं बहुत प्रचलित अरबी और फारसी शब्द भी निसंकोच रखे गए। साहित्य निपुणता या चमत्कार के दृष्टि से यह कथाएं नहीं लिखी गई। दोनों वार्ताओं के रचयिता के तौर पर गोकुलनाथ का नाम प्रख्यात है, किंतु शुक्ल जी ने 84 वैष्णव की वार्ता को उनके किसी शिष्य की तथा 252 वैष्णव की वार्ता को औरंगजेब के समय की रचना मानते हैं। उपयुक्त वैष्णव वार्ताओं में उनका ब्रज भाषा गद्य जैसे परिष्कृत और सुव्यवस्थित रूप दिखाई पड़ा, वैसे आगे चलकर नहीं। कवियों की टीकाओं आदि में जो थोड़ा बहुत गद्य देखने में आता था वह बहुत ही अव्यवस्थित और आसक्त था। इस प्रकार की ब्रजभाषा गद्य की कुछ पुस्तकें इधर उधर पाई जाती है जिसमें गद्य का कोई विकास प्रकट नहीं होता। साहित्य की रचना पद में ही होती रही। गद्य का विकास आदि होता आता तो विक्रम की इस शताब्दी के आरंभ से भाषा समझनी बड़ी विषम समस्या उपस्थित होती है। जिस धड़ाके के साथ गद्य के लिए खड़ी बोली ली उस धड़ाके के साथ ना ली जा सकती। कुछ समय सोच विचार और वाद विवाद में जाता और कुछ समय तक दो प्रकार के गद्य की धाराएं साथ साथ दौड़ लगाती। अतः भगवान का यह भी एक अनुग्रह समझना चाहिए कि यह
भाषा विप्लव नहीं संगठित हुआ और खड़ी बोली जो कभी अलग और कभी ब्रज भाषा की गोद में दिखाई पड़ जाती थी, धीरे धीरे व्यवहार की शिष्ट भाषा होकर गद्य के नए मैदान में दौड़ पड़ी। अब हम खड़ी बोली के विकास के बारे में देखते हैं। खड़ी बोली का विकास देश के भिन्न भिन्न भागों में मुसलमानों के फैलने तथा हिंदी की दरबारी शिष्टता के प्रचार के साथ ही दिल्ली की खड़ी बोली समुदाय के परस्पर व्यवहार की भाषा हो चली थी। मुगल साम्राज्य के ध्वंस से भी खड़ी बोली के फैलने में सहायता पहुंची। दिल्ली, आगरा आदि पछाई शहरों की समृद्धि नष्ट हो चली थी और लखनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद आदि नई राजधानियां चमक उठी। जिस प्रकार उजड़ती हुई दिल्ली को छोड़कर मीर, इंसा आदि अनेक उर्दू शहर पूरब की ओर आने लगे, उसी प्रकार दिल्ली के आसपास के प्रदेशों की हिंदी व्यापारी जातियां, आगरे वाले, खत्री आदि जीविका के लिए लखनऊ, फैजाबाद, प्रयाग, काशी, पटना आदि पूर्वी शहरों में फैलने लगी। उनके साथ साथ उनकी बोलचाल की भाषा खड़ी बोली भी लगी चलती थी। आगे हम देखते हैं। यह सिद्ध बात है कि उपजाऊ और सुखी प्रदेशों के लोग व्यापार में उद्योगशील नहीं होते, अतः धीरे धीरे पूरब के शहरों में भी इन पश्चिमी व्यापारियों की प्रधानता हो चली। इस प्रकार बड़े शहरों के बाजार की व्यवहारिक भाषा भी खड़ी बोली हुई या खड़ी बोली असली और स्वाभाविक भाषा थी। मौलवियों और मुंशियों की उर्दू ये मुअल्ला नहीं या अपने ठेठ रूप में बराबर पछाह से आई जातियों के घरों में बोली जाती है। अतः कुछ लोगों का यह कहना या समझना है कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई और उसका मूल रूप उर्दू है, जिससे आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा अरबी फारसी शब्दों को निकाल कर गढ़ ली गई। शुद्ध भ्रम या अज्ञान। इस भ्रम का कारण यही है कि देश के परंपरागत साहित्य की जो संवत 1900 के पूर्व तक पदमय ही रहा, भाषा ब्रज भाषा ही रही और खड़ी बोली वैसे ही एक कोने में पड़ी रही, जैसे और प्रांत की बोलियां, साहित्य, कविया उसका व्यवहार नहीं हुआ। उक्त कथन साहित्य में उसका व्यवहार नहीं से अभिप्राय लिखित साहित्य से है, कथा कथित या मौखिक से नहीं। कोई भाषा हो उसका कुछ न कुछ साहित्य अवश्य होता है, चाहे वह लिखित ना हो, श्रुति परंपरा के द्वारा ही चला आता हो। अतः खड़ी बोली के भी कुछ गीत, कुछ पद, कुछ तुकबंदियाँ खुसरो के पहले अवश्य चली आती होगी। खुसरो किसी पहली दिल्ली के आसपास प्रचलित थी, जिसके नमूना पर खुसरो ने अपनी पहेलियाँ या मुकरिया कहा। किसी भाषा का लिखित साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। उर्दू का रूप प्राप्त होने से पहले ही खड़ी बोली अपने देशी रूप में वर्तमान थी और अब भी वह बनी हुई है। साहित्य में भी कभी कभी उसका व्यवहार होता रहा। भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय तक अपभ्रंश कवियों की परंपरा में खड़ी बोली का प्राचीन रूप भी झलक अनेक पदों में मिलती है। भक्ति काल के आरंभ में निर्गुण संतों में अपनी भाषा साधुकर्णी खड़ी बोली का प्रयोग किया था। अकबर के समय गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा नामक एक गद्य पुस्तक खड़ी बोली में लिखी। आगे हम देखते हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा से लगता है कि अकबर और जहांगीर के समय में ही खड़ी बोली भिन्न भिन्न प्रदेशों में शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो चली थी। यद्यपि पहले से साहित्य भाषा के रूप में स्वीकृत न होने के कारण इसमें अधिक रचना नहीं पाई जाती है। यह बात नहीं है कि इसमें ग्रंथ लिखे ही नहीं जाते थे। आगे हम देखते हैं। दिल्ली राजधानी होने के कारण जब से शिष्ट समाज के बीच इसका व्यवहार बढ़ा, तभी से इधर उधर कुछ पुस्तकें इस भाषा में गद्य में लिखी जाने लगी। इसके खड़ी बोली के परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक भाषा
योग वशिष्ठ और राम प्रसाद निरंजनी प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक हैं। जब अंग्रेजों की ओर से पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई उसके दो एक वर्ष पहले ही मुंशी सदासुख की ज्ञान उपदेश वाली पुस्तक और इंशाअल्लाह की रानी केतकी की कहानी लिखी जा चुकी थी। अतः यह कहना कि अंग्रेजों की प्रेरणा से ही हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रादुर्भाव हुआ ठीक नहीं है। जिस समय दिल्ली के उजड़ने के कारण उधर के हिंदू व्यापारी तथा अन्य वर्ग के लोग जीविका के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों में फैल गए और खड़ी बोली अपने स्वाभाविक देशी रूप शिष्ट की बोलचाल की भाषा हो गई, उसी समय में लोगों का ध्यान उसमें गद्य लिखने की ओर गया। तब तक हिंदी और उर्दू दोनों का साहित्य पद में ही था। हिंदी कविता में परंपरागत काव्य भाषा ब्रज भाषा का व्यवहार चला आता था और उर्दू कविता में खड़ी बोली के अरबी फारसी मिश्रित रूप का। जब खड़ी बोली अपने असली रूप में भी चारों ओर फैल गई तब उसकी व्यापकता और भी बढ़ गई और हिंदी गद्य के लिए उसके ग्रहण में सफलता की संभावना दिखाई पड़ी। खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महाअनुभव हुए। मुंशी सदासुख लाल नियाज, सैयद इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल और सदर मिश्र, ये चारों लेखक संवत 1860-1803 ईस्वी के आसपास हुए। इनके संबंध में आचार्य शुक्ल के मत अगले अध्याय में एक तालिका में दिए गए हैं। ईसाई धर्म प्रचारक। अब हम ईसाई धर्म प्रचारक से संबंधित कथन को देखते हैं। क्या दिया गया है? ईसाई धर्म प्रचारक। 19वीं सदी में आरंभ से ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियां हिंदुस्तान में बढ़ने लगी थी। अपने धर्म प्रचार हेतु पुस्तकों आदि की रचना के कारण इनका संबंध हिंदी साहित्य में भी रहा। 1803 ईस्वी के आसपास गद्य प्रवर्तन का लाभ ईसाई धर्म प्रचारक ने उठाया। उन्होंने अपने मत के प्रचार के लिए बाइबिल के अनुवाद आदि के साथ अन्य गद्य पुस्तकों की रचना की। इनकी भाषा के संबंध में आचार्य शुक्ल ने 2 मत दिए हैं। इन अनुवादकों में सदासुख और लल्लू लाल की विशुद्ध भाषा को ही आदर्श माना, उर्दूपन को बिल्कुल दूर रखा। इससे यही सूचित होता है कि फारसी अरबी मिली भाषा से साधारण जनता का लगाव नहीं था, जिसके बीच मत का प्रचार करना था। जिस भाषा में साधारण हिंदू जनता अपने कथा पुराण कहती सुनती आती थी, उसी भाषा में अवलंबन ईसाई उपदेशक को अवश्य दिखाई पड़ता। ईसाइयों ने अपने धर्म पुस्तक अनुवाद की भाषा में फारसी और अरबी के शब्द जहाँ तक हो सका नहीं लिया और ठेठ ग्रामीण शब्द तक बेधड़क रखे गए। उनकी भाषा सदासुख और लल्लू लाल के ही नमूने पर चली है। उसमें जो कुछ भी लक्षणता सी दिखाई पड़ती वह मूल विदेशी भाषा की वाक्य रचना और शैली के कारण। अंग्रेजी की शिक्षा के लिए खुले स्कूल कॉलेजों में अंग्रेजी के साथ हिंदी उर्दू पढ़ाई भी चलती रही। अतः शिक्षा संबंधी पुस्तकें तैयार करने में भी इनका योगदान रहा। सारांश यह कि हिंदी गद्य के प्रसार में ईसाइयों का बहुत योग रहा। शिक्षा संबंधी पुस्तकों तो पहले पल उन्होंने तैयार की। इन बातों के लिए हिंदी प्रेमी उनके सदा कृतज्ञ रहे। हिंदी उर्दू विवाद। अब हम हिंदी और उर्दू का विवाद को देखते हैं। हिंदी उर्दू विवाद तब तक तूल पकड़ने लगा था। आधुनिक काल के आरंभ में शिष्ट समाज में 2 तरह की भाषा प्रचलित थी। एक तो खड़ी बोली का सामान्य देशी रूप, दूसरा वह दरबारी रूप जो मुसलमानों ने उसे दिया था और उर्दू कहलाने लगा था।
आचार्य शुक्ल उर्दू को खड़ी बोली का ही एक रूप मानते थे। उन्होंने लिखा, औरंगजेब के समय से फारसी मिश्रित खड़ी बोली या रिख्ता में शायरी भी शुरू हो गई और उसका प्रचार फारसी पढ़े लिखे लोगों में बराबर बढ़ता गया। इस प्रकार खड़ी बोली के लेकर उर्दू साहित्य खड़ा हुआ, जिसमें आगे चलकर विदेशी भाषा के शब्दों का मेल भी बराबर बढ़ता गया और जिसका आदर्श भी विदेशी होता गया। देश में अंग्रेजी राज स्थापित होने के बाद जब शिक्षा नीति बनाने का प्रश्न उठा तो देशी भाषा बढ़कर भी कोई शिक्षित हो सकता है, यह विचार उस समय तक के लोगों में न था। अंग्रेजी के सिवा आदि किसी भाषा पर ध्यान जाता तो संस्कृत या अरबी पर। फिर मैकाले ने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को इतने जोरों के साथ समर्थन किया कि पूर्वी साहित्य के प्रति ऐसी उपेक्षा प्रकट की कि अंत में संवत 1892 7 मार्च 1835 ईस्वी में कंपनी सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा प्रसार के प्रस्ताव पास कर दिया और धीरे धीरे अंग्रेजी का स्कूल खुलने लगे। अब ध्यान अदालत की भाषा की ओर गया, जो मुगलों के समय से ही फारसी चली आ रही थी। संवत 1893 सन 1836 ईस्वी में इसे देश की प्रचलित भाषाओं में बदलने का भी आदेश दिया गया, किंतु मुसलमानों की ओर से इस बात का घोर प्रयत्न हुआ कि दफ्तरों में हिंदी रहने ना पाए, उर्दू चलाई जाए। उनका चक्र बराबर चलता रहा, यहाँ तक कि एक वर्ष बाद ही अर्थात संवत 1894 सन 1837 ईस्वी में उर्दू हमारे प्रांत के सब दफ्तरों की भाषा कर दी गई। इसमें जीविका और मान मर्यादा की दृष्टि से उर्दू सीखना आवश्यक हो गया। देश भाषा के नाम पर लड़कों को उर्दू ही सिखाई जाने लगी। उर्दू पढ़े लिखे लोग ही शिक्षित कहलाने लगे। इसी समय हिंदी की कवि परंपरा अद्याप राज दरबारों के आश्रय में चलती थी, पर उसके पढ़ने वालों की संख्या भी घटती जा रही थी। नवशिक्षित लोगों का लगाव उसके साथ कम होता जा रहा था। ऐसे प्रतिकूल समय में साधारण जनता के साथ उर्दू पढ़े लिखे लोगों को जो भी थोड़ा बहुत दृष्टि अपने पुराने साहित्य की बनी हुई थोड़ा धर्म भाव से। इस बीच हिंदी के हितैषी राजा शिव प्रसाद सिंह ने इधर उधर दूसरी भाषाओं के पत्र निकालते देख संवत 1902 में बनारस अखबार निकाला, पर अखबार पढ़ने वालों पहले पहल नवशिक्षितों में मिल सकते थे जिनकी लिखने पढ़ने की भाषा उर्दू हो रही थी, अतः इस पत्र की भाषा भी उर्दू ही रखी गई। अद्यापि अक्षर देवनागरी के थे। सुधरी हुई भाषा जो वास्तव में हिंदी थी को लेकर काशी से ही सुधाकर पत्र संवत 1907 में निकला, किंतु जल्दी बंद हो गया। अदालती भाषा उर्दू बनाए जाने पर भी विक्रम की 20वीं शताब्दी के आरंभ के पहले से ही हिंदी खड़ी बोली गद्य की परंपरा हिंदी साहित्य में अच्छी तरह चल पड़ी। उसमें पुस्तक छपने लगी, अखबार निकलने लगे, पद की भाषा ब्रज भाषा ही बनी रही। अब अंग्रेज सरकार का ध्यान देशी भाषा की शिक्षा की ओर गया और उसकी व्यवस्था की बात सोची जाने लगी। हिंदी को अदालत से निकलवाने में मुसलमानों को सफलता हो चुकी थी। अब इस प्रयत्न में लगे कि हिंदी को शिक्षा क्रम में भी स्थान न मिले, उसकी पढ़ाई का भी प्रबंध न हो पाए। अतः सर्वसाधारण की शिक्षा के लिए जगह जगह मदरसे खोलने की बात उठी और सरकार यह विचारने लगा कि हिंदी पढ़ना सब विद्यार्थियों के लिए आवश्यक रखा जाए। तब प्रभावशाली मुसलमानों की ओर से गहरा विरोध खड़ा किया गया, यहाँ तक कि तंग आकर सरकार को अपना विचार छोड़ना पड़ा। हिंदी के विरोध की यह चेष्टा बराबर बढ़ती गई। संवत 1991 के पीछे जब शिक्षा का पक्का प्रबंध होने लगा, तब यहाँ तक कोशिश की गई कि वर्नाकुलर स्कूलों में हिंदी की शिक्षा जारी ही न होने पाए। विरोध के नेता थे सर सैयद अहमद साहब, जिनका अंग्रेजों के बीच बड़ा मान था। वे हिंदी को एक गंवारी बोली बताकर अंग्रेजों को उर्दू की ओर झुकाने का लगातार चेष्टा करते आ रहे थे। इस प्रांत में हिंदुओं में राजा शिव प्रसाद अंग्रेजों के उसी ढंग का कृपा पात्र थे जिस ढंग के सर सैयद अहमद खां। अतः हिंदी की रक्षा के लिए
उन्हें खड़ा होना पड़ा। वे बराबर इस संबंध में यत्नशील रहे। इसमें हिंदी उर्दू का झगड़ा 20 वर्ष तक भारत हिंदू के समय तक चलता रहा। घासदार ताशी ने भी फ्रांस में बैठे वैसे इस झगड़े में योग किया और ये अरबी फारसी अभ्यासी हिंदू और मुसलमान या उर्दू के अध्यापक थे। उस समय वे अधिकांश और यूरोपियन के समान उनका भी मजहबी संस्कार प्रबल था। जहाँ तक हिंदी उर्दू का सवाल उठा तब सर सैयद अहमद खां, जो अंग्रेजों में मेलजोल रखने की विद्या में एक ही थे, हिंदी विरोध और बल लगाने के लिए मजहबी नुस्खा भी काम में लाए। अंग्रेजों को सुझाया गया कि हिंदी हिंदुओं की जबान है, जो बुत परस्त है, और उर्दू मुसलमानों की, जिनका साथ अंग्रेजी का मजहबी रिश्ता है। दोनों सामी या पैगम्बरी मत के मानने वाले हैं। जिस घासदार ताशी ने संवत 1909 के आसपास हिंदी या उर्दू दोनों का रहना आवश्यक समझता था, वह कभी कहा था कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। वही घासदार ताशी आगे चलकर मजहबी कट्टरपन की प्रेरणा से सर सैयद अहमद की भरपेट तारीफ करके हिंदी के संबंध में फरमाते हैं, इस वक्त हिंदी की हैसियत भी एक बोली, डायलेक्ट की सी रह गई है, जो हर गांव में अलग अलग ढंग से बोली जाती है। घासदार ताशी ने हिंदू को भद्दी बोली, गवारू बोली आदि कहा। शुक्ल जी ने उन्हें हिंदी के पक्के दुश्मन कहा। विरोध प्रबल होते हुए भी जैसे देश भर में प्रचलित अक्षरों और वर्णमालाओं को छोड़ना असंभव था, वैसे ही परंपरा से चले आते हुए हिंदी साहित्य को भी, अतः अदालती भाषा उर्दू होते हुए भी शिक्षा विधान में देश की असली भाषा हिंदी को भी स्थान देना पड़ा। गद्य की भाषा को लेकर खींचातान आरंभ हुई। इसी खींचातान के समय राजा लक्ष्मण और राजा शिव प्रसाद मैदान में आए। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सीरीज चल रहा है, जो हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। हरिओम हरिओम।